न्यूज है। और यहाँ पर बजिंदर सिंह का सारा जो अवैध तरीके से जो भी प्रॉपर्टी बनाया हुआ था उस सभी प्रॉपर्टी को जो है सरकार सीज कर रहा है। और इस समय बजिंदर सिंह की मुश्किलें, बजिंदर सिंह के जो हालात है वो बहुत गंभीर होते हुए दिखाई दे रही है और बजिंदर सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मसीह मेरे प्रियो, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास का ढोंग करते हैं वो दोनों में फर्क जरूर आप लोगों के सामने दिखाई देगा। क्योंकि जो लोग विश्वास करते हैं वो लोग सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो लोग विश्वास का ढोंग करते हैं वो लोग झूठी अफवाहें को फैलाते हैं। जानकारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ईडी ने कथित तौर ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਪੜ, ਨੰਗਲ, ਰੂਪਨਗਰ, बेदी ਅਤੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। जय मसीह की। सबसे पहले आप सब हमारे चैनल यीशु समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा सच्चाई पर आधारित खबरें और संदेश सबसे पहले मिलते रहें। आज हम एक बहुत दुखद लेकिन महत्वपूर्ण खबर की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़ी एक बड़ी और चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह के खिलाफ सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि अब उनकी जायदाद और प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एनटीआर डेटा और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 12 स्थानों की संपत्तियों को रोपड़, नंगल, रूपनगर, बेदी, माछीवाड़ा और मावाधा जैसे इलाकों में जांच लिस्ट में शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि इन जगहों को अटैच करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मीडिया यह भी आरोप लगा रही है कि इन संपत्तियों में से कुछ नकली दस्तावेजों और गैर कानूनी माइनिंग के जरिए ली गई थीं, जिससे सरकार को नुकसान हुआ। करीब 40 गवाहों के बयान भी सामने आने की बात कही जा रही है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, यह सब तब हो रहा है जब प्रॉफेट बजिंदर सिंह पहले से ही जेल में है। वो पहले ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा झेल रहे हैं, फिर भी अब उनकी मिनिस्ट्री को निशाने पर लिया जा रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार उनके कई सहयोगियों और मंत्रालय से जुड़े लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, कई को धमकियां दी जा रही हैं और कुछ को तो मंचों से हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी अब ये लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, पूरी मिनिस्ट्री की आवाज को दबाने की कोशिश बनती जा रही है। जो चर्च खुले थे, जहां लोग शांति और आराधना के लिए इकट्ठा होते थे, वहां अब डर और असमंजस का माहौल है। कई सहयोगी कह रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स और मैसेजों में धमकी भरे शब्द आ रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। ये बातें सुनकर दुख भी होता है और चिंता भी। अब हम आपको न्यूज़ दिखाएंगे जिसमें इन रिपोर्ट्स का सार है। कृपया ध्यान से देखिए और फिर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक आरोप है या एक योजनाबद्ध हमला। अंबिका फ्लोरेंस न्यू चंडीगढ़ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਲੀ ਨਕਦੀ ਰਸੀਦ ਸਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਅਮਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਮਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚਰਚ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 465, 467, 68, 471 ਅਤੇ 120 ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, ਰੋਪੜ, ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 21(1) ਅਤੇ 4(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਗਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120(B), 188, 379, 411, 414, 418, 420 ਅਤੇ 447 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੇ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਰਾਹੀਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ
ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਰਪੂਰ, सही जानकारियां भरपूर एक खबर पहुंचती हो सके। मैनू दे आपने अभी जो न्यूज देखी वो कोई अफवाह नहीं थी, ये पक्की खबर है जो इस समय पंजाब और आसपास के इलाकों में फैल चुकी है। मामला सीधा है। प्रॉफिट बजिंदर सिंह की प्रॉपर्टी से जुड़ा केस अब पूरी तरह जांच के घेरे में आ गया है। एजेंसियों के मुताबिक बजिंदर सिंह के नाम और उनकी मिनिस्ट्री से जुड़ी कुछ संपत्तियां रोपड़, रूपनगर, नंगल, बेदी, मावाधा और माछीवाड़ा जैसे इलाकों में है। इन इलाकों में मौजूद करीब 12 जगहों को अब जांच और जब्ती की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। मतलब ये कि इन जमीनों पर फिलहाल कोई खरीद फरोख्त, निर्माण या उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक जांच पूरी न हो जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन संपत्तियों को लेकर कुछ पुराने दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है, जैसे नामों में बदलाव, कई जगह डोनेशन के नाम पर ली गई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन और कुछ जगहों पर माइनिंग यानी खनन से जुड़ी आमदनी के आरोप भी लगाए गए हैं। सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अगर यह साबित होता है कि प्रॉपर्टी गैर कानूनी आय से बनी तो उन संपत्तियों को राज्य के कब्जे में लिया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या यह सब बजिंदर सिंह ने खुद किया था या फिर उनके नाम पर काम करने वाले कुछ लोगों की वजह से पूरी मिनिस्ट्री अब शक के घेरे में आ गई है? अभी तक की जानकारी यही बताती है कि बजिंदर सिंह पहले से जेल में है और वह किसी नए लेन देन या प्रॉपर्टी ट्रांसफर में शामिल नहीं थे। इसीलिए ये मामला ज्यादा पुराना बताया जा रहा है, जो अब फिर से रीओपन किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन को राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने को कहा गया है ताकि मिनिस्ट्री का प्रभाव कम किया जा सके। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये न्याय है या एक टारगेटेड मूवमेंट? मतलब यह पूरा मामला कानूनी जांच के तहत है, लेकिन इस दौरान मीडिया इसे ऐसे दिखा रही है जैसे कोई नई संपत्ति पकड़ी गई हो। असल में मामला यह नहीं कि कोई नया घोटाला हुआ है, बल्कि पुराने केस की फाइलें दोबारा खुली हैं, जिनमें अब बजिंदर सिंह और उनके सहयोगियों के नाम जोड़े गए हैं। कई गवाहों ने बयान दिए हैं, कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिर भी कुछ चैनल्स इसे इस तरह पेश कर रहे हैं जैसे मिनिस्ट्री की सारी जमीनें गलत तरीके से ली गई हों, जबकि हकीकत ये है इनमें से कई जगहों की जमीन दान और सहयोग से मिली थी, जहां चर्च बने, आराधना सभाएं हुई और लोगों ने अपनी मेहनत और प्रेम से काम किया। अब सोचिए, अगर हर धार्मिक संस्था की संपत्ति की जांच शुरू हो जाए तो क्या सिर्फ बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री को ही टारगेट किया जाएगा या फिर सब पर एक जैसा नियम लागू होगा? उनका कहना है कि अगर जांच करनी है तो निष्पक्ष हो, लेकिन किसी सेवक की सेवकाई को प्रॉपर्टी केस के नाम पर बंद न किया जाए। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की गॉड।